हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो जैसे कि मैं लेके आ रही हूँ मॉक टेस्ट सीरीज। काफी सारे हम मॉक टेस्ट उसमें से कर चुके हैं। 6 मॉक टेस्ट हम कर चुके हैं। आज हम 7th वाला स्टार्ट करेंगे। आई होप ये मॉक टेस्ट आपको काफी हेल्प कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्लांट सक्सेशन अकरिंग ऑन सैंड इज टर्म्ड। प्लांट सक्सेशन, पहले तो सक्सेशन क्या होता है। देखिए, जब हम बात कर रहे हैं सक्सेशन की, तो सक्सेशन है क्या। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, वो पहले किंडरगार्टन जाता है, फिर उससे एलकेजी में जाएगा, लोअर किंडरगार्टन में जाएगा, अपर किंडरगार्टन में फर्स्ट स्कूलिंग पूरी करेगा, फिर उसके बाद कॉलेज जाएगा। कॉलेज के बाद वो एक जॉब करेगा। जॉब क्या है? क्लाइमैक्स। ठीक है, जॉब तक वो पहुंचेगा। अब ये क्या है? ये सक्सेशन है। ठीक है, कि फाइनल स्टेज तक पहुंचना इज सक्सेशन। ठीक है, अब ऐसे ये तो ह्यूमंस का सक्सेशन हो गया, हमारी बात हो गई। अब प्लांट्स का भी तो ऐसे ही होता है। पहले क्या आता है? लाइकन्स आते हैं, फिर मोसिस आते हैं, फिर टेरिडोफाइट्स आते हैं, फिर ऐसे ही हायर प्लांट्स आते जाते हैं। जब कोई स्टेबल कम्युनिटी आ गई, मान लो जंगल आ गया, मतलब फॉरेस्ट आ गया, जो फाइनली क्या होगी कि स्टेबल रहेगी, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? क्लाइमैक्स बोल देते हैं। अब ये सारा क्या हुआ? प्लांट सक्सेशन। ठीक है, ये सारा क्या है? प्लांट सक्सेशन। अब इसमें हम अगर बात करें जीरोजियर की, तो ये क्या है? जो थोड़ी ड्राई कंडीशंस में रहता है, मतलब यहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती है काफी। और जैमोजियर, जैमोजियर क्या है? यहाँ कैसी होती है कंडीशंस? सैंड कंडीशंस होती है। ठीक है, रेतीली मिट्टी, रेत ही होगा, मतलब रेतीली मिट्टी। क्या? लिथोजियर ये लैंड पे नॉर्मल, और हाइड्रोसियर वाटर की बात कर रहे हैं हम। तो यहाँ पूछा गया है प्लांट सक्सेशन अकरिंग ऑन सैंड इज टर्म्ड एज जैमोजियर। चले आगे। दिस इज अ लार्ज यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल कम्युनिटी कैरेक्टराइज्ड बाय क्लाइमैक्स वेजिटेशन। क्लाइमैक्स वेजिटेशन क्या है? जो फाइनल स्टेज आएगी, अभी बताया है ना। तो इसमें इकोलॉजिकल कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी मिलके, सारे प्लांट्स मिलके, एनिमल्स मिलके, पूरा बायोम मिलके, मतलब जिसमें सारे वाटर बॉडीज आ गए, वो सारे मिलके क्या बनाते हैं? एक बायोम बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ बात करें इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है? जब कोई पॉपुलेशन या कोई इंडिविजुअल अपने सराउंडिंग्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और इंटरेक्ट करके एक सिस्टम बना रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? इकोसिस्टम। ठीक है, और बायोम क्या है? जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर लिया, सबसे ज्यादा जो जितने भी इकोसिस्टम है वो एक बायोम में आए। ठीक है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन तो क्या ही हुआ, ये तो बनना हो गया। हैबिटेट, हैबिटेट जहां हम रहते हैं, तो आंसर क्या है हमारा? बायोम। चले आगे। द क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर। क्लेमाइडोमोनास की बात करें, क्लेमाइडोमोनास क्या है? एक एल्गी है, और जनरली इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कप शेप्ड होता है। ठीक है, जनरली कप शेप्ड। अब कुछ ऐसे भी हैं जिनका कैसा होता है? स्टीलेट शेप्ड। स्टीलेट शेप होती है स्टार शेप। ठीक है, स्टार शेप को हम बोल देते हैं। अब ये भी कॉमन, सबसे कॉमन कप शेप्ड है, उसके बाद स्टीलेट शेप्ड है। बट कुछ ऐसी है, क्लैम, जैसे कि एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्लेमाइडोमोनास बाइसिलिएटा। ठीक है, अब ये क्या होता है? इसमें एच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट, एच शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इज देयर। तो क्लोरोप्लास्ट ऑफ क्लेमाइडोमोनास आर सारे हैं कप शेप्ड, एच शेप्ड, स्टीलेट। ठीक है, चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉलोनियल। कॉलोनियल मतलब कॉलोनी में इकट्ठे रहती है। ठीक है, कौन सी एल्गी कॉलोनियल है? कौन सी एल्गी इकट्ठे रहती है सबके साथ? इनमें से है एग्जांपल वोल्वोक्स। वोल्वोक्स अकेले भी रह लेती है, ऐसी इस तरह से कॉलोनी में भी रहती है। ठीक है, इस तरह से, इस तरह की फॉर्म में। उसमें फिर फ्लैजेला नहीं होते हैं जनरली जब कॉलोनी में है, क्योंकि सारे इकट्ठा ही जाता है, तो उसको हम वोल्वोक्स बोलते हैं। चले आगे। वन ऑफ द फॉलोइंग इज वेरी यूजफुल इन चीज मेकिंग। अच्छा, यहाँ एक फंजाई है जो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट है। ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं।
चीज मेकिंग में काम आ रही है, ब्रूइंग इंडस्ट्री में काम आ रही है, हर जगह काम आती है। बियर वगैरह बना रही है भाई, ठीक है। सब काम कौन कर रही है? यीस्ट कर रही है हमारी। तो यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी। और एक फंगस है, और अकेली ऐसी फंगस है जो ये यूनिसेलुलर इज यीस्ट, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया ईस्ट। चलिए, द पिक्नियल एंड एसिडियल कप्स ऑफ पक्सिनिया ग्रामिनिस अकर्स ऑन बारबेरीज लीफ ऑन। अच्छा, अब ये हमारा पत्ता है। अगर हम पिक्नियल कप्स की बात करें ना, तो ये ऊपर से इस साइड से अंदर क्या करता है? एपिडर्मिस के पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। इस साइड से पेनिट्रेट करता है। अब ये साइड कौन सी है? एडेक्सियल साइड। अगर वही हम बात करें एसिडियल कप्स की, तो एसिडियल कप्स नीचे वाली साइड से पेनिट्रेट करते हैं पहले, ठीक है। स्पोर्स आते हैं, स्पोर्स फिर पेनिट्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारे एसिडियल कप्स हैं, ये अबैक्सियल साइड से अटैक करते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाता है सेकंड, एडेक्सियल एंड अबैक्सियल साइड। नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मट डिजीज। स्मट डिजीज है क्या? ये जनरली होती है ग्रेन्स पे, इनके लीफ पे अफेक्ट करती है, ग्रोथ पे अफेक्ट करती है, फाइनली किस पे अफेक्ट कर रही है? वो यील्ड पे, ठीक है। स्मट डिजीज की अगर हम बात करें, तो ये कौन सी फंजाई कर रही है? अस्टिलैगो फंजाई है जो ये काम करती है, ग्रेन्स को पूरी तरह खराब कर देती है, ठीक है। The number of basidiospores produced by teletospore of Puccinia is। अब टेलिटोस्पोर्स क्या है कि एक स्टेज आती है, पक्सीनिया एक फंजाई है, ठीक है, जिसके दो होस्ट है, बारबेरिस और वीट, बारबेरी और वीट। अब ये क्या करती है? कुछ टाइम इधर बिताती है, कुछ टाइम इधर बिताती है, अपना लाइफ साइकिल ऐसे ही चलाती है। अब टेल्यूटोस्पोर्स क्या है? ये एक स्टेज है इसकी जिसमें ये टेल्यूटोस्पोर्स बनाती है, फिर वही टेल्यूटोस्पोर्स आगे जाके बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। और वो बेसिडियोस्पोर्स कैसे बनते हैं? कुछ इस तरह से बनते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से बनते हैं और यहाँ स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ये 2, ये 3, ये 4 स्पोर्स बनते हैं इसमें। जनरली 4 to 6 होता है, बट 4 जनरली हम लेके चलते। चलिए, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय। जो लिटिल लीफ डिजीज है, इसमें क्या होता है? पेटियोल छोटी रहेगी, लीफ का साइज भी छोटा रहेगा। जनरली लीफ का साइज छोटा मतलब फोटोसिंथेसिस कम, फोटोसिंथेसिस कम मतलब यील्ड कम रहेगी, यील्ड कम रहेगी, फोटोसिंथेसिस कम रहेगी। तो इसका मतलब क्या है कि प्लांट एडवर्सली अफेक्ट होता है। और ये डिजीज जो करता है वो कौन है? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा के लिए एक और वर्ड है, दैट इज फाइट। मतलब जो माइकोप्लाज्मा प्लांट्स पे अटैक करे उसके लिए एक और वर्ड है जिसको हम बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। चले आगे। The insect on which experiments for artificial induction of mutations through X-ray irradiation was conducted। एक हमारे साइंटिस्ट आए, पहले हमने देखा, मतलब पहले एक साइंटिस्ट आए, स्टोरी बता रही हूँ थोड़ी सी, रिलेट करना। पहले एक साइंटिस्ट आए, उन्होंने, उनकी ना एक शीप थी। तो शीप में क्या था कि शीप की टांग छोटी थी। अब जैसे उन्होंने सोचा चलो इसमें कुछ कमी रह गई होगी जो उसकी टांग छोटी है, फिर उसकी जितनी जनरेशन आई उनकी टांगें भी छोटी थी। मतलब ये चेंज जो है ये जीन्स में आया। उसके बाद फिर एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी म्यूटेशन को स्टडी किया। फिर एक और आए कि म्यूटेशन को हम आर्टिफिशियली इंड्यूस कर सकते हैं, अपने हिसाब से भी करवा सकते हैं। वो कैसे? एक्सरे की वजह से। और वो किसने बताया? हमारे साइंटिस्ट थे मुलर। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ड्रोसोफिला पे।
और इनको मुलर को इसी एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड इनको 1946 में नोबेल प्राइज भी मिला, क्योंकि ये इतनी अच्छी इन्होंने मतलब डिस्कवरी की। तो ड्रोसोफिला पे ये एक्सपेरिमेंट। चलिए, वीवी पेरी एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स आर द कैरेक्टर्स ऑफ। अच्छा, अगर हम बात करें वीवी पेरी की, ठीक है, तो वीवी पेरी होता क्या है? वीवी पेरी है क्या? वीवी पेरी है सीड की जर्मिनेशन, ठीक है, वीवी पेरी है सीड की जर्मिनेशन एंड प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जहां कंडीशंस कैसी होती है? ड्राई कंडीशंस होती है या सलीन कंडीशंस होती है? ड्राई नहीं होती, एग्जैक्टली सॉरी, ड्राई नहीं होती, मडी कंडीशन हो या सलीन कंडीशन हो, मतलब यहाँ प्लांट अपने सॉइल से ऑक्सीजन नहीं ले पाता, तो उसकी रूट्स क्या करती है? अच्छा, सॉइल में हम देखते हैं ना, अगर हम प्लांट पे बहुत ज्यादा पानी डाल दे, बहुत ज्यादा पानी डालते हैं तो प्लांट मर जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि एयर पोर्स नहीं बचते, एयर स्पेसेस नहीं बचते। तो इन प्लांट्स ने एक मॉडिफिकेशन की, इनको भी एयर स्पेसेस नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने रूट को उल्टा उगाना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से उल्टा, एंटी जियोट्रॉपिक। और इसी को हम न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। और ये फीचर है सैंडी एरियाज का, मतलब हेलोफाइट्स का। और न्यूमेटोफोर्स ऑक्सीजन के लिए ऊपर आते हैं, और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है मैंग्रोव प्लांट्स, ठीक है, इसकी एग्जांपल है मैंग्रोव प्लांट्स। चलो, termination of codons are not read by any tRNA molecule but by protein code। अच्छा, अगर हम बात करें तो इन कोडोन्स को, टर्मिनेशन कोडोन्स को कोई टीआरएनए कोड मतलब पढ़ नहीं पाता। तो एक प्रोटीन्स होते हैं कुछ जो इनको रीड करते हैं। वो कैसे रीड करते हैं? राइबोसोम्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं। ये they attach themselves to ribosomes and release the mRNA, और जिससे आगे जाके वो ये कोड रीड करवा लेते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या है? रिलीजिंग फैक्टर्स है, ये रिलीज करवा रहे हैं किसको? mRNA को, और इसीलिए फिर ये कोडोन को रीड करवा पाते हैं। क्लियर? चले आगे। The electron released from chlorophyll molecule are transferred from। अच्छा, अगर हम बात करें PS1 और PS2, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, इसमें अगर आप नाम देखें ना फोटोसिस्टम 1 और 2 का, तो ये नाम इनका डिस्कवरी के अकॉर्डिंग है, ना कि पहले काम कौन कर रहा है, दूसरे नंबर पर काम कौन कर रहा है। तो डिस्कवरी पहले हुई है PS1 की, और PS1 PS2 के बाद जनरली काम करता है। और ये काम कब करता है? जब PS1 से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, PS1 से PS2 से इलेक्ट्रॉन बनते हैं और जो PS1 के काम आते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहता है वो कैसे रहता है? PS2 से PS1। क्लियर? चलिए, अच्छा, फ्रॉम PS2 द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज। अच्छा, PS2 ये हमारा आ गया, पहले मैंने बताया जैसे कि PS2 पहले काम करता है, PS2 पहले काम करता है, तो इसके बाद आ जाता है हमारा प्लास्टोक्विनोन, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम के पास, फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं PS1 के पास, फिर जाते हैं फेरिडोक्सिन के पास। तो ये जनरली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स हैं जो बीच में इनका रोल रहता है। अब फोटोसिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन्स गए हमारे फोटोसिस्टम 1 में, किस किस के थ्रू गए हैं? द PS2 इन द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन से कहाँ जा रहा है? साइटोक्रोम, हाँ साइटोक्रोम
इसमें B6F होता है, इसको छोड़ो। प्लास्टोक्विनोन से हमारा जा रहा है PS1, इसको चलो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्लास्टोक्विनोन से PS1 में जा रहा है, ठीक है। चलते हैं। Oxygenic photophosphorylation is also known as non-cyclic photosynthesis reaction because, अच्छा ऑक्सीजेनिक फोटोफॉस्फोरिलेशन की हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजेनिक फोटोफॉस्फोरिलेशन PS2 को बोलते हैं, ठीक है। अब PS2 से जब इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो कहाँ चले पहुंच जाते हैं, PS1 में, और PS1 उनको यूज कर रहा है और वो इलेक्ट्रॉन्स कभी भी वापिस PS2 के पास नहीं जाते, ठीक है। कभी भी वो सिस्टम PS2 के पास नहीं जाते, इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोसिंथेसिस बोल दिया जाता है, ठीक है। रिसाइकल मतलब साइक्लिक नहीं है क्योंकि वापस नहीं जा रहे, तो द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट बाय PS2 दे वोंट रीच द सिस्टम बैक, ठीक है। चलिए, द ट्रांसपोर्ट फॉर्म ऑफ शुगर इन प्लांट्स इज, अच्छा अब शुगर जो है वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है, फोटोसिंथेसिस से हमारे ग्लूकोज बनता है, मतलब शुगर बन रही है, ठीक है। और ये स्टार्च की फॉर्म में कन्वर्ट होती है और किसमें ट्रांसफर हो रही है फिर, अच्छा एक सेकेंड, ये स्टार्च की फॉर्म में सुक्रोज में कन्वर्ट होती है, फिर ये जाती है फ्लोएम में, फिर जब फ्लोएम इसको कहीं पहुंचा रहा है तो ये कहाँ जाती है, फ्लोएम से स्टोर होती है ये, इसमें क्या रहेगा हमारा 90% ऑफ टोटल सोल्यूट रहेगा, ठीक है। अब सोल्यूट जो रहेगा वो क्या है, सुक्रोज। सुक्रोज हमारी आगे जाके ट्रांसपोर्ट जो हो रही है, जो शुगर हमारी ट्रांसपोर्ट हो रही है वो सुक्रोज की फॉर्म में रहेगी, क्योंकि 90% ऑफ सोल्यूट है, फिर इसको जब ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फिर इसको स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो जब ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो सुक्रोज की फॉर्म में करते हैं, क्योंकि ये हाईली जो हमारी सुक्रोज है इट इज हाईली एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्टिंग, हाईली एफिशिएंट इन ट्रांसपोर्टिंग, इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चले आगे, चलो, a group of cells which are similar and perform common function and of similar origin called, अब ऐसा सेल का ग्रुप जो सिमिलर है, एक ही कॉमन फंक्शन कर रहा है और ओरिजिन भी सिमिलर है, मान लो हार्ट की बात कर रहे हैं, हार्ट के मसल सेल्स हैं, एक ही जैसे काम कर रहे हैं, एक ही जैसे दिखते हैं, और इसको क्या बोलेंगे हम, टिश्यू बोल देंगे, इकट्ठे करके टिश्यू बोल देंगे, हार्ट टिश्यू, ठीक है। तो टिश्यू बोले बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि a group of cells which are similar in function and perform common function are and similar origin and are of similar origin are called tissue, और ये सारे आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिए, ठीक है। ये तो लेयर्स है जनरली, क्लोरेनकाइमा भी टिश्यू है, बट मोस्ट एक्यूरेट आंसर टिश्यू इज टिश्यू इटसेल्फ। चलिए, फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ, फ्लोएम क्या है, हमारा मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, सोल्यूट को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, फूड को ट्रांसपोर्ट करवा रहा है, ठीक है। अब फ्लोएम की अगर हम बात करें तो फ्लोएम किस किस का बना होता है, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारा फ्लोएम फाइबर फ्लोएम इन सबका बना होता है, तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। In vitro production of disease free plants requires culturing of, अच्छा डिजीज फ्री प्लांट की अगर हम बात करें तो जो मेरिस्टेम होता है वो डिजीज फ्री होता है, चलिए अगर हम 10 mm वाला ऊपर से मान लो शूट मेरिस्टेम की अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे मेरिस्टेम सिर्फ शूट ही दिया है, तो शूट मेरिस्टेम जो होगा ऊपर से क्योंकि वो ग्रो करता है लगातार, तो वो 10 mm उसका डिजीज फ्री रहता है, जिसपे कोई इन्फेक्शन नहीं हो सकती,
और एडवेंटिशियस जो रूट्स हैं वो इसी टिश्यू से ग्रो करती है। ठीक है, शूट मेरिस्टेम से ही ग्रो करती है। और अगर हमें बिल्कुल ही डिजीज फ्री प्लांट लेना है, मान लो पेरेंट प्लांट में कोई बीमारी है और हमें डिजीज फ्री उससे आगे एक प्लांट बनाना है, सुपीरियर कैरेक्टर्स थे उसमें कुछ, तो हम 10 mm का उसका हिस्सा कट करके उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है शूट मेरिस्टेम। चलिए, प्लांट यूटिलाइज नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट जो नाइट्रोजन को यूज कर सकता है, अपने आप अवेलेबल करवा सकता है, वो है नाइट्रेट्स। ठीक है, अब प्लांट्स जो नाइट्रेट्स को ऑब्जर्व करते हैं वो रूट से करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो इनको जरूरत क्या है नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करने की, क्योंकि नाइट्रोजन क्लोरोफिल का एक में ज्यादा बड़ा हिस्सा है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या है, क्लोरोफिल का बहुत मेन कंपोनेंट है, जिससे कि आगे अमीनो एसिड्स बनेंगे। अमीनो एसिड्स से क्या बनेंगे, प्रोटीन बनेंगे, तो जिससे प्लांट को काफी हेल्प मिलेगी अपना सारे फंक्शन को करने की, क्योंकि हर चीज तो प्रोटीन है, हमें प्रोटीन ही कोड करेगा आगे। तो हमारा आंसर है नाइट्रेट। चलिए आगे, डाइकोट पोलन आर यूजुअली। डाइकोट पोलन की बात करें अगर हम, अच्छा यहाँ पे बात है एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स की, तो एंजियोस्पर्म्स में दो हैं हमारे, मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडन। अब पोर से यहाँ पे ध्यान से सुनो, पोर का मतलब क्या है, एक पोर होना या ज्यादा पोर होना, एक से ज्यादा पोर होना। ठीक है, पोरेट, मोनो मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब चार। तो जनरली जो मोनोकोट्स होते हैं इनमें एक ही पोर रहेगा, तो दैट इज मोनोपोरेट। अगर हम डाइकोट्स की बात करें, डाइकोटिलिडन्स की बात करें, तो वो होते हैं ट्राइपोरेट, जैसा कि मैंने डायग्राम में बनाया, तीन पोर्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो हमारी बात हो रही है डाइकोट्स की। उसके बाद द स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड, ये है हमारी स्टॉक, ओव्यूल बना देते हैं पहले। ठीक है, इसको हम पनिकल बोलते हैं, जहां से ये जुड़ा होता है उसको हम हाइलम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला माइक्रोपाइलर एंड होता है, और ये वाला चिलाजल एंड होता है, और ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये है हमारा एम्ब्रियो सैक। इस कवरिंग को बोल देते हैं न्यूसेलस, उससे अगली वाली को इंटेगुमेंट। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है किसका, ओव्यूल का। ठीक है, डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड, डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं हम, एजेंट्स। एजेंट्स बोल नहीं सकते, फैक्टर्स भी नहीं बोल सकते, वेक्टर्स, फैक्टर्स तो हमारे जीन को लेके जाते हैं। पैथोजेंस बोल सकते हैं, पैथोजेंस हम उनको बोलते हैं जो डिसीज कैरी करते हैं। ये थोड़ा इजी था क्वेश्चन। चलिए, अच्छा अब देखिए, आपने देखा होगा कि हर क्वेश्चन पे मैंने कुछ रेफरेंस दे रखे हैं, है ना। ये रेफरेंस क्या है, जिस बुक से आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से मिलेगा, वो उन बुक्स का मैंने नाम लिख रखा है, और आपके लिए इजी रहेगा उनको पढ़ना, क्योंकि इन बुक से काफी अच्छे में, काफी डिटेल में दिया है और आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए, तो आई होप ये जो मॉक टेस्ट हम लेके आए ये आपको हेल्प कर रहे होंगे, और चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, ताकि हम पूरे मॉक टेस्ट कंप्लीट कर पाए और आपकी एग्जाम में हेल्प कर सके। क्योंकि हम ये जो मॉक टेस्ट लेके आए हैं इसमें क्वेश्चंस काफी पीवाईक्यूज हैं, जो पहले काफी एग्जाम्स में आ चुके हैं, तो ये आपको हेल्प ही करेंगे आगे से आगे। तो जितने मॉक टेस्ट हो आप खुद करिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए, शेयर भी कीजिए इसको। चलिए,
थैंक यू।